तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेसिक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 5। और हमने पिछले वीडियो में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 देख लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 5 के बारे में। आज से हमारा शुरू हो रहा है IUPAC का बेसिक चीज़, यानी आज हम जानने वाले हैं कि वर्ड रूट क्या होता है और चेन लेंथ क्या होता है। यानी जो हमारा कार्बन की लंबी चेन होती है, उस कार्बन की चेन में उस कार्बन का नाम क्या होगा और उसमें कितना मतलब उसका लंबा लेंथ हो सकता है। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का बेसिक लेक्चर। तो देखिए, एक होता है हमारा चेन लेंथ, चेन लेंथ। एक होता है हमारा वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट। यानी जो कार्बन का जो लंबा चेन बनता है ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उस कार्बन के लंबे चेन का आखिर नाम क्या हो सकता है। तो ये समझते हैं पहले। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो उसका नाम किस प्रकार होगा, अगर 2 हो तो उसका नाम किस प्रकार होगा। आइए यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कार्बन की संख्या 1 हो, अगर 1 हो तो इसे बोलते हैं मेथ। अगर 2 हो तो बोलेंगे ईथ। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो बोलेंगे प्रो। अगर 4 हो तो इसे बोलेंगे ब्यूट। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डैक होता है। 10 के लिए डैक होता है, 10 के लिए डैक होता है। यानी कार्बन एक का अगर कोई आपसे नाम पूछे तो एक कार्बन का नाम क्या होगा, ये मेथ होगा। कार्बन 2 का नाम क्या होगा, ईथ होगा। कार्बन 3 का नाम क्या होगा, प्रो। 4 का नाम ब्यूट, 5 का नाम पेंट, 6 का नाम हेक्स, 7 का नाम हेप्ट होगा, 8 का नाम ऑक्ट, 9 का नाम नॉन और 10 का नाम डैक होगा। यानी कार्बन 1 को बोलते हैं मेथ, और 2 को बोलते हैं ईथ, 3 को बोलते हैं प्रो, और 4 को बोलते हैं ब्यूट, और 5 को बोलते हैं पेंट, और 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 का होता है हेप्ट, 8 का होता है ऑक्ट, 9 का होता है नॉन और 10 का होता है डेक। इस तरह 11 का होता है अनडेक, 12 का होता है डोडेक, 13 का होता है ट्राइडेक, 14 का होता है टेट्राडेक, 15 का होता है पेंटाडेक, 16 का होता है हेक्साडेक, 18 का होता है ऑक्टाडेक, 19 का होता है नोनाडेक और 20 का होता है आइकोस या किसी को बोलते हैं हेनिकोस। तो हमारे क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ना है हमें मात्र 1 से लेकर 11-12 के बीच पढ़ना है। तो समझ लेते हैं पहले उतना, पहले सोलो नोट कीजिए। यानी एक कार्बन का नाम मेथ, 2 का नाम ईथ होता है, ऑन के लिए 1 होता है। पहले यहाँ समझिए ना कि हमारा प्रीफिक्स क्या होते हैं और उसका नाम क्या हो सकता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है नाम के पहले लगने वाले प्रीफिक्स। यहाँ इसका नंबर, प्रीफिक्स यहाँ पर इसका नंबर। देखिए आप, अगर प्रीफिक्स अगर हमारा नंबर अगर 1 हो, अगर संख्या कितना हो प्रीफिक्स का, अगर 1 हो तो इसे बोलते हैं ऑन, 1 के लिए बोलते हैं ऑन। अगर 2 हो तो इसे बोलते हैं डाई या बाई या डो या 20 या फिर 20 बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है ना कि प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले लगता है, ऐसे संख्या मतलब कितना हो सकता है। जैसे कार्बन के चेन में अगर हमारा 2 गो मिथाइल आया हो या फिर 3 गो आया हो या फिर 4 गो, यानी अलग अलग ग्रुप हमारे कार्बन के चेन में आए हो, तो उसके लिए मतलब उसका नाम क्या हो सकता है। देखिए पर, तो 1 के लिए होता है ऑन, 2 के लिए होता है डाई, बाई, डो, 20। चारों का इस्तेमाल अलग अलग जगह पर होता है। उस तरह 3 के लिए होता है टेट्रा, 3 के लिए होता है ट्राई, 4 के लिए होता है टेट्रा, 5 के लिए होता है पेंटा, 6 के लिए होता है हेक्सा, 7 के लिए होता है हेप्टा, 8 के लिए होता है ऑक्टा और 9 के लिए होता है नोना और 10 के लिए होता है डेका। 10 के लिए होता है डेका। यानी यह हमारे कार्बन के चेन में आए हुए प्रीफिक्स का नाम, यानी ग्रुप का नाम है। अगर ग्रुप 1 हो तो उसके लिए लगता है ऑन, 2 के लिए लगता है डाई, बाई, डो, 20। अलग अलग तरह से ग्रुप अलग अलग चेन में जुड़ते हैं तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पर प्रीफिक्स का यूज होगा। 4 अगर हो तो उसके लिए लिखेंगे टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा,
9 के लिए नौना, 10 के लिए डेका होगा। तो यहाँ देखिए अब 10 कार्बन का नाम क्या होता है? डेक, डेके ना होता है। तो देखिए यहाँ पर 10 कार्बन के लिए हो गया डेक, 11 के लिए हो गया अन, मतलब होता है एक, अगर एक डेक मतलब 10 10 एक 11 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अनडेक, अनडेक। अन मतलब एक, डेक मतलब 10 10 को, एगो 11 को। इसी प्रकार 12 का हो जाएगा डो डेक, डो डेक। डो मतलब होता है 2 और डेक मतलब होता है 10 10 2 12। 13 के लिए हो जाएगा ट्राई डेक, ट्राई डेक। 14 के लिए हो जाएगा टेट्रा डेक, टेट्रा डेक। 15 के लिए हो जाएगा पेंटा डेक, पेंटा डेक। 16 के लिए हो जाएगा हेक्सा डेक, हेक्सा डेक। 17 के लिए हो जाएगा हेप्टा डेक, हेप्टा डेक। 18 के लिए हो जाएगा ऑक्टा डेक, ऑक्टा डेक। 19 के लिए हो जाएगा नोना डेक, नोना डेक। तो आपको सिर्फ याद रखना है इतना कि कार्बन 10 तक का वर्ड रूट क्या होता है। तो 1 का होता है मेथ, 2 का होता है ईथ, 3 का होता है प्रो, 4 का होता है ब्यूट, 5 का होता है पेंट, 6 का होता है हेक्स, 7 का होता है हेप्ट, 8 का होता है ऑक्ट, 9 का होता है नॉन और 10 का होता है डेक। तो उस प्रकार यहाँ से हमने 11 का बनाया, 12 का बनाया, 13 का बनाया, यहाँ तक मतलब 20 तक बनाएगा, 20 का। और 20 का होता है आइकोस, 20 का होता है आइकोस। इसको बोलते हैं आइकोस या फिर इसको बोलते हैं हेनिकोस, या इसी को बोलते हैं हेनिकोस, हेनिकोस। तो यहाँ देखिए अब 11 का अनडेक, 12 का डोडेक, 13 का ट्राइडेक, 14 का टेट्राडेक, 15 का पेंटाडेक, 16 का हेक्साडेक, 17 का हेप्टाडेक, 18 का ऑक्टाडेक, 19 का नोनाडेक और 20 के लिए आइकोस या फिर हेनिकोस लगता है। और यहाँ पर लिखे हम प्रीफिक्स, उसका नंबर लिखे। इसी को हिंदी में बोलते हैं नामकरण, नामकरण। सुनिए भाई, नामकरण किसे करते हैं? किसी भी चीज का नाम देना ही नामकरण कहलाता है। जैसे आपका नाम जो कुछ भी होगा वो नामकरण हो जाएगा। जैसे मेरा नाम बद्रे है तो मेरा नाम कोई रखा गया तो मेरा नाम पड़ा है बद्रे। ठीक उसी प्रकार नामकरण किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने की पद्धति को, नाम देने की तरीका को, नाम देने की सहूलियत को, नाम देने की सिस्टम को ही नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, अगर उसका हम नाम दे देते हैं, उसका हम कुछ नाम रख देते हैं तो उसका नॉमेनक्लेचर कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए अब हम नाम देने का तरीका दो होता है। एक आपका कॉमन नेम होगा, एक आपका मतलब सर्टिफिकेट वाला नेम होगा। आपका गांव में कुछ अलग नेम होता है और उसका आपके स्कूल में कुछ आपका अलग नेम होता है। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री की दुनिया में ऐसे ही होता है। केमिस्ट्री में एक होता है कॉमन नेम और एक होता है हमारा IUPAC नेम। कॉमन नेम को बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम, IUPAC नेम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए कॉमन नेम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसके सोर्स के आधार पर, उसके डिस्कवरर के आधार पर और उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। लेकिन IUPAC में क्या होता है? अगर IUPAC में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, अगर मान लीजिए कि CH4 का नाम मीथेन है तो मीथेन, यहाँ भारत में उसका नाम मीथेन होगा, लंदन में नाम उसका मीथेन होगा, इंग्लैंड में उसका नाम मीथेन होगा, अमेरिका में नाम उसका मीथेन होगा, यानी बदलेगा नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसका कॉमन नेम के बारे में तो CH4 का IUPAC नेम होता है मीथेन, उसका कॉमन नेम होता है मार्स गैस। अब इसका नाम मार्स गैस क्यों पड़ा? क्योंकि इसे मार्सी लैंड के नाम एक पहाड़ से निकाला गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मार्स लैंड। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम उसके स्रोत के आधार पर, उसके खोजकर्ता के आधार पर और उसके गुण के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। तो यहाँ देखिए अब यह नाम देने का तरीका कितना है? दो तरह से होता है। एक हमारा होता है कॉमन नेम, एक होता है कॉमन नेम। पहला को बोलते हैं कॉमन नेम यानी साधारण नाम होता है। IC को बोलते हैं ट्राइबल सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम कहते हैं। एक होता है हमारा IUPAC नेम, एक होता है हमारा IUPAC नेम, या इसी को बोलते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम कहते हैं। तो यहाँ देखिए अब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम देना हो तो हम इसका कॉमन नेम दे सकते हैं। इसके लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, इसके लिए नो फिक्स रूल, नो फिक्स रूल। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम देने के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है। उसके खोजकर्ता के आधार पर, यानी उसके सोर्स के आधार पर, उसके सोर्सेस के आधार पर एक नंबर में, और 2 नंबर में उसके डिस्कवरर के आधार पर, और 3 नंबर में उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर,
उस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के आधार पर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं अगर हम CH4, इस CH4 का कॉमन नेम होता है मार्स गैस। क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है मार्स गैस। अब सवाल यह बनता है कि इसका नाम मार्स गैस क्यों पड़ा? क्योंकि इसे मार्सी लैंड से प्राप्त किया गया है। मार्सी लैंड से इसे प्राप्त किया गया है। तो CH4 का नाम क्या हो गया? कॉमन नेम मार्स गैस हो गया। इसका नाम मार्स गैस क्यों पड़ा? क्योंकि इसे हम मार्सी लैंड से प्राप्त किए हैं। यानी किसी भी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम उसके सोर्स के आधार पर और उसके डिस्कवरर के आधार पर और उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर उसका नाम दिया जाता है। यानी उस ऑर्गेनिक जो हमारा कंपाउंड मिला है, उस कंपाउंड को किसने खोजा है उस पर उसका नाम हो सकता है, या फिर वो कहाँ से प्राप्त किया गया है उस पर उसका नाम हो सकता है, या फिर उसके गुण के आधार पर, मतलब वो दिखता कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि लाल है कि पीला है कि नीला है। यानी इन सभी के आधार पर कॉमन नेम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर IUPAC के बारे में। तो सुनिए, IUPAC को बोलते हैं जिनेवा सिस्टम। यानी 1892 ईस्वी में ना इसे IUPAC को 1852 ईस्वी में बोला गया था जिनेवा सिस्टम। 1852 ईस्वी में जिनेवा सिस्टम था, इसका नाम जिनेवा सिस्टम था। लेकिन बहुत सारे केमिस्टों ने मिलकर इस जिनेवा पद्धति का नाम 1919 ईस्वी में इसका नाम इन्होंने IUPAC रख दिया था। IUPAC रख दिया था, जहां पर IUPAC का मतलब होता है, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, और U का मतलब होता है यूनियन, U का मतलब होता है यूनियन, P का मतलब होता है प्योर, A का मतलब होता है अप्लाइड, प्योर ऑफ अप्लाइड, और C का मतलब होता है केमिस्ट्री, तो यहाँ सुनिए, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो I से होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी यह जो हमारा सिस्टम में जो नाम आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर CH4 का नाम होता है, CH4 का IUPAC नेम होता है मीथेन। इसे बोलते हैं मीथेन। मीथेन हो गया C2H6, इसे बोलते हैं इथेन हो गया। C3H8, इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसे बोलते हैं प्रोपेन। तो जितने भी नाम देख रहे हैं यहाँ पर, इसका ये सब नाम IUPAC नेम है। ये जो नाम है ना, ये पूरे वर्ल्ड में इसका अस्तित्व है, यानी ये पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी मान लीजिए कि हमें यहाँ पर मीथेन मिला है मार्स गैस से, यानी मार्सी लैंड से मिला तो इसका नाम पड़ गया है मार्स गैस। अगर अमेरिका में मिलता है, मान लीजिए कहीं और से मिलता है, तो उसका नाम कुछ और हो जाता है, इससे कुछ होता है और तो वहाँ उसका कुछ करता है, कुछ और नाम रखते हैं यहाँ पर। तो ये बात इसमें कॉमन नेम का है, IUPAC नेम का है। तो कॉमन नेम जनरली फेमस, यानी बहुत कॉमन कंपाउंड का नाम फेमस होता है, और IUPAC नेम मतलब इसको पूरा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। IUPAC नेम हर जगह इसका अस्तित्व होता है, लेकिन कॉमन नेम हर जगह अस्तित्व नहीं होता है। ये कॉमन नेम देने के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता है, IUPAC नेम देने के लिए इसमें फिक्स रूल होता है, इसका फिक्स रूल है। चलिए, बात आप समझ चुके होंगे। अब हम समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं। यानी पहले क्या लिखाएगा, कौन पहले आएगा, यानी पहले प्रीफिक्स आता है कि पहले वर्ड आता है, पहले सफिक्स आता है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद समझते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पर। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने पहले कौन आएगा, प्रीफिक्स। पहले समझिए कि प्रीफिक्स क्या होता है, और वर्ड रूट समझ चुके हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। जैसे कार्बन, एक का नाम होता है मेथ, दो का नाम होता है ईथ, तीन का नाम प्रोप, चार का नाम बेव, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक्स। समझ चुके होंगे आप। अब समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। सुनिए, तो किसी भी नाम के पहले लगने वाले शब्द को बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी इसको बोलते हैं उपसर्ग। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो
प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, तो यहाँ प्रिंस क्या हो जाएगा, इसका प्रीफिक्स हो जाएगा, यहाँ श्रीवास्तव क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स हो जाएगा। यानी नाम के पहले लगने वाले शब्द को बोलते हैं प्रीफिक्स और नाम के बाद में लगने वाले शब्द को बोलते हैं सफिक्स। तो जो नाम के पहले आता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं और जो नाम के बाद में आता है उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कि डॉक्टर अली हुसैन, तो यहाँ पर डॉक्टर क्या हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा और यहाँ पर हुसैन क्या होगा, इसका सफिक्स हो जाएगा। नाम के पहले वाला प्रीफिक्स, नाम के बाद वाला सफिक्स होता है। तो यहाँ देखिए पहले समझिए, यानी किसी भी चीज का आईयूपीएससी नाम कैसे ले सकते हैं, आईयूपीएससी नाम, आईयूपीएससी नेम। यहाँ देखिए, देखिए तो पहले हमारा क्या आता है, तो पहले आता है प्रीफिक्स, पहले आता है एक नंबर में प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्लस आएगा वर्ड रूट, अब प्लस होता है सफिक्स, प्लस का क्या होता है, सफिक्स होता है। समझिए पहले यहाँ पर इस इन सभी का मतलब क्या हुआ, देखिए देखिए यहाँ पर। अब प्रीफिक्स भी होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। और सफिक्स भी होते हैं दो टाइप्स के, प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। देखिए यहाँ पर, यानी प्राइमरी जो सफिक्स प्रीफिक्स हो गया हमारा, एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बात यहाँ यह बनता है कि प्राइमरी पहले आएगा, फिर से प्राइमरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में क्या आएगा। और वर्ड रूट आप जानते होंगे, इसमें मैथ से लेकर डेक तक आएगा, यानी मैथ, ईथ, प्रूफ, ड्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टैन दिखाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं सफिक्स में, दो टाइप्स के, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ देखिए, अब एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, एक होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ समझते हैं कि प्राइमरी प्रीफिक्स में और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएंगे, और उसके बाद से सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएगा, और देन प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा, सॉरी रुकिए, यहाँ सेकेंडरी होगा, यहाँ प्राइमरी होगा, यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी, ये सही है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया। समझिए पहले ही कि किसमें कौन क्या आएगा। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं हमारे चेन और लेंथ, इसमें क्या आएंगे हमारे, यानी ग्रुप आएगा इसमें, इसको बोलते हैं साइड चेन, साइड चेन आएंगे, या इसी को बोलते हैं ग्रुप। इसमें क्या आएगा, तो ग्रुप आएगा, इसमें ग्रुप आएगा। यहाँ जैसे मान लीजिए और यहाँ पर ऐसे लिखा हो CH3 CH2 CH, यहाँ CH3, यहाँ मान लीजिए लिखा हो Br और फिर यहाँ पर लिखा हो CH2। तो यहाँ देखिए, अब ये हमारा होगा कार्बन का लंबा चेन, इसे बोलेंगे PCC। आपको हम बाद में बताएंगे कि क्या होता है, ये ऐसे बोलते हैं ग्रुप। ये हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा, यानी इसका नाम लिखाएगा पहले, उसके बाद से इसका नाम लिखाएगा। तो यहाँ देखिए, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ गया साइड चेन, इसी को बोलते हैं, यानी इसमें ग्रुप आएंगे, यानी सबसे पहले नाम इसका लिखाएगा और उसके बाद से प्राइमरी प्रीफिक्स में आपका आते हैं साइक्लो, इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें साइक्लो आते हैं, इसमें क्या आपका आएगा, तो साइक्लो आएगा, साइक्लो, या इसमें आएगा एस्पाइरो, साइक्लो या फिर एस्पाइरो आएंगे। यानी इसमें कार्बन का चेन बंद रहेगा, इसमें कार्बन का चेन बंद रहेगा, लेकिन दोनों एक में अटैच रहेगा। और यहाँ देखिए, अब यहाँ प्राइमरी सफिक्स में आप क्या आते हैं, नेम ऑफ बॉन्ड, नेम ऑफ बॉन्ड, यानी नेम ऑफ बॉन्ड आएगा, नेम ऑफ बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यानी सबसे पहले और उसके बाद से सेकेंडरी सफिक्स में आपका आता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें आप क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप, यानी इसमें आपका जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड आपका हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सब आते हैं, एल्डिहाइड हो गया आपका यहाँ पर, यानी CHO एल्डिहाइड हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ समझिए, यानी किसी भी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने का तौर तरीका यही होता है, यानी पहले आता है प्रीफिक्स, उसके बाद से वर्ड रूट, उसके बाद से सफिक्स आता है। प्रीफिक्स होते हैं दो टाइप्स के, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है साइड चेन और ग्रुप, यानी सबसे पहले नाम लिखाएगा साइड चेन, तो उसके बाद से लिखाएगा और उसके बाद से आएगा हमारा साइक्लो या एस्पाइरो, यानी सेकेंडरी, उसके बाद से प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं साइक्लो और एस्पाइरो आते हैं। अभी उसके बाद से प्राइमरी सफिक्स में आता है नेम ऑफ बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड का नाम लिखाएगा, डबल बॉन्ड का, उसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड का। देन उसके बाद से आता है सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप,
कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे आपका, उसके बाद सल्फोनिक एसिड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एसिड हाइलाइड हो गया, एसिड एमाइड हो गया, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल, इस हमारे क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उसके बाद नाम लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको आगे लेक्चर के लिए, यानी इसके बाद से पढ़ने वाले हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्केन के बारे में, IUPAC नेम ऑफ एल्केन। यहाँ देखिए अब IUPAC नेम ऑफ एल्केन। तो समझते हैं पहले कि एल्केन क्या होता है। देखिए यहाँ पर सुनिए, पहले एल्केन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एल्केन ALKANE, तो सुनिए, देखिए यहाँ पर सुनिए, तो एल्केन मतलब क्या होता है, यानी पर एल्केन किसे कहेंगे। तो देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। अब बात यहाँ तक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है उसे संतृप्त या फिर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सुनिए, उसी का नाम होता है एल्केन। तो यहाँ देखिए ना, एल्केन में जो हमारा अल्क है ना, एल्केन में जो हमारा अल्क है, ये वाला बात, यानी इसमें जो अल्क लिखा गया है ये हमारा वर्ड रूट है। यह क्या है, तो यह वर्ड रूट है। WR से क्या होगा, यह वर्ड रूट है, ठीक है ना। इसके प्लेस पर आएंगे मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेन और डेक आएंगे। यहाँ n इसका सफिक्स है। यहाँ n क्या है, तो n का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। n का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये सफिक्स भी है, और यह क्या है, और यह सफिक्स भी है। इसका सफिक्स क्या होता है, तो इसका सफिक्स होता है n, यानी इसके नाम में क्या लगा रहेगा, लास्ट में n लगा रहेगा। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन, नियोपेंटेन, टर्शियरी पेंटेन, टर्शियरी ब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब क्या होते हैं हमारे, यानी इसके नाम में लास्ट में क्या आएगा, n आएगा, तो उसे बोलेंगे एल्केन बोलेंगे। यानी जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में अगर n आता होगा उसे बोलते हैं मीथेन, यानी वो सॉरी हमारा एल्केन होता है वो। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी n मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, ऐसे बोलते हैं सब, इसका n होता है। यहाँ अल्क क्या है, तो अल्क यहाँ पर वर्ड रूट है, अल्क यहाँ पर क्या है, वर्ड रूट है। अब देखिए इसका GMF कितना होता है, GMF मतलब होता है जनरल मोलेकुलर फार्मूला, सामान्य आणविक सूत्र, जनरल मोलेकुलर फार्मूला। सुनिए कितना होता है, CnH2n+2, CnH2n+2, यानी कहने का मतलब है ना, एल्केन में कार्बन दुगुना, एल्केन में हाइड्रोजन दुगुना से दुगो बेसी होता है कार्बन के मुकाबले में। यानी यहाँ देखिए अगर CnH2n+2, यानी एल्केन में जितना कार्बन होगा ना उसके दुगुना से दुगो ज्यादा होगा हाइड्रोजन। अगर एल्केन में कार्बन मान लीजिएगा दुगो है तो हाइड्रोजन कितना होगा, दुगुना से दुगो, तो दो दुना का 4, 4 को दुगो 6 का हाइड्रोजन होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर लेते हैं कार्बन होते हैं 3 गो, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दुना का 6, 6 को दुगो 8 को, दुगुना से दुगो ज्यादा लेना पड़ेगा। ये देखिए आगे यहाँ GMF हो गया। सुनिए ना, इसको हम पैराफिन भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम पैराफिन कहते हैं। अब इसका नाम पैराफिन क्यों पड़ा, तो सुनिए यहाँ पर, इसको पैराफिन भी कहते हैं। इसका नाम पैराफिन इसलिए पड़ा ड्यू टू लो रिएक्टिविटी, ड्यू टू लो रिएक्टिविटी, यानी एल्केन होता है ना वो कम क्रियाशील होता है। एल्केन में आग जल्दी नहीं पकड़ता है, एल्केन में आग पकड़ने के लिए थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप लिखते हैं कि इसको हम पैराफिन भी कहते हैं। और यह किस लिए इसको पैराफिन कहते हैं, क्योंकि ड्यू टू लो रिएक्टिविटी, कम क्रियाशील होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, पैराफिन पड़ गया है। चलिए और यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक एल्केन मेंबर है, जैसे C, सपोज दैट यहाँ अगर लेते हैं हम ये सिंगल बॉन्ड C और C, तो यहाँ देखिए ना पहले कार्बन अगर हम यहाँ पर लिए हैं 2, यहाँ कितना कार्बन लिए हैं, 2 लिए हैं, यानी कार्बन अगर 2 लिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कार्बन 2 लिए तो 2 गुणे N प्लस का 2 हो जाएगा, तो C2 और H4 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा ये C2H6, C2 हो जाएगा, H6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, यानी एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यानी इसके पास होगा एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो सुनिए आप देखिए, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.11 एंगस्ट्रॉम। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए हमें 80 से 90 कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ देखिए, एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3।
सुनिए पहले यहाँ पर हम आपसे बात यह कर रहे हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी इसके बीच का ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना। और एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है, इसके बीच का बॉन्ड लेंथ 1.11 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.11 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसी एल्केन में इस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, बॉन्ड एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है 80 से 90 कैलोरी पर मोल, 80 से 90 कैलोरी पर मोल हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, अब इसी एल्केन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका भी कितना होगा, sp3। देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, सिग्मा बॉन्ड 2 तो होता है उसके लिए sp2, सॉरी sp होता है, 3 तो उसके लिए होता है sp2 होता है, sp होता है। आगे देखिए, आगे इसको हमारे बात सुनिए, इसको यहाँ क्या है, सिग्मा बॉन्ड बाई बॉन्ड आपको दिखाएंगे आएगा। तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ समझिए, ये देखिए बात पहले कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.11 एंगस्ट्रॉम। इसी एल्केन में कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 80 से 90 कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और इस एल्केन में इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, कितना होता है, sp3, यानी इसमें ए हो रहेगा एस सबसेल, पी हो रहेगा 3 हो रहेगा पी और पाइटर, तो इससे क्या होता है, हमारा एल्केन का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए, जाहिर सी बात क्या है, एल्केन किसे कहते हैं, तो सुनिए एल्केन आखिर किसे कहेंगे पहले ये बताइए। तो देखिए यहाँ पर एल्केन कहने का मतलब हुआ कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है उसे एल्केन कहते हैं। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम अटैच विथ सिंगल बॉन्ड इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या फिर इसको बोलते हैं एल्केन। अब यहाँ देखिए, अब एल्केन में अल्क क्या है, तो अल्क यहाँ पर वर्ड रूट है, एन यहाँ पर, इसके बाद एन यहाँ पर सफिक्स भी है, इसका सफिक्स क्या होता है, एन होता है, यानी इसके नाम में लास्ट में एन लगा रहेगा। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसको हम पैराफिन भी कहते हैं, इसको पैराफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होता है। और यहाँ पर इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होता है, CnH2n+2, यानी इसमें कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन दुगुना से दुगुना ज्यादा होता है। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसी एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.11 एंगस्ट्रॉम। और इसके कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए हमें 80 to 19 कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद से बात करते हैं कार्बन का, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। चलिए